बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का लेक्चर जो हमने एक सिविल प्रैक्टिस कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हमने एक दावा और दावे के साथ जितने भी फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग है उसके बारे में पढ़ा था कि फाइलिंग ऑफ सूट के लिए कौन कौन से रिक्विजिट फॉर्म हैं, कौन कौन सी चीज़ उसके साथ लगानी है, किस तरतीब में लगानी है, कौन कौन से एनेक्सर्स लगाने हैं और क्या उसका सारा तरीक़ाकार होगा। अब क्या हुआ कि हम उस स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। मींस कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने टैगिंग करनी है, टैगिंग करने के साथ साथ हमने उसको क्या करना है, उसको एक फ़ाइल कवर के अंदर लेकर आना है। और अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम अपनी दावे की जो फ़ाइल है वो तैयार कर चुके हैं। एक हमारा दावा है जो मुकम्मल हो चुका है और उसकी हमने कापीस अपने पास संभाल दी हैं। अब हमारा आज का जो अगला स्टेप है वो है फाइलिंग ऑफ द सूट। अब फाइलिंग ऑफ द सूट से लेकर फर्स्ट हियरिंग तक हमने चलना है। जब हम स्टार्ट करते हैं फाइलिंग ऑफ सूट के, ये सूट जो है वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा, तो फाइलिंग ऑफ सूट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोविंस, जो नॉर्मली जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पर सीनियर सिविल जज। अब क्या आप दावा लेकर डायरेक्ट सीनियर सिविल जज साहब के पास जाएंगे, या जैसे आप कोयटा में चले जाएंगे, कुछ और ऐसे प्रोविंसेस हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ पर दावा डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर फाइल किया जाता है। तो क्या ये किया जाएगा कि एक दावा हम ले जाएंगे और डायरेक्ट जाकर जज साहब को कहेंगे जज साहब ये मेरा दावा सुन ले, ऐसा ही होगा। ऐसा फिल्मों ड्रामों में होता है, कहानियों में होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो हर अदालत की एक दायरगी ब्रांच होती है जिसको फाइलिंग ब्रांच कहते हैं या जिसको दायरगी ब्रांच कहते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारा जो दावा सीनियर सिविल जज के पास जाएगा तो वो इनफैक्ट सीनियर सिविल जज, उसकी जो फाइलिंग ब्रांच होगी, सिविल कोर्ट की, हर सिविल कोर्ट की एक फाइलिंग ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दायरगी ब्रांच। दायरगी ब्रांच मतलब वो जगह जहाँ पर आपका मुकदमा दायर किया जाएगा। हर सिविल कोर्ट के अंदर एक जो है वो वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बिठाए जाते हैं और जिनके ज़िम्मेदारी ये लगाई जाती है कि जो भी मुकदमे दायर किए जाएंगे वो उनके सामने दायर किए जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम फाइल कंप्लीट कर लेते हैं तो हम दायरगी ब्रांच का रुख करते हैं, दायरगी ब्रांच में जाते हैं और दायरगी ब्रांच में जाकर हम अपना जो वो केस है वो हम वहाँ पे सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ देखी जाती है कि वकील कौन है, दस्तखत किए हुए हैं या नहीं किए हुए। चंद बुनियादी और बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, क्या लिखा है, क्या फैक्ट है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, जुरिस्डिक्शन है नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर सिंपल क्या देखा जाएगा, यहाँ पर जो चंद बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वो देखी जाएंगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर इस स्टेज पर इस आपके सूट के अंदर नहीं देखा जाएगा। अब क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद मुकदमा सुनेगा? नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पर फिर क्यों, क्या सारे मुकदमे सीनियर सिविल जज सुनता है? नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे जो फाइल किया जाता है इसलिए कि वो जो हमारा सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये डिपेंड करता है आपके प्रोविंस के ऊपर। मैंने आपको कोयटा की मिसाल दी है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर फाइल किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है मार्किंग बाय सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज टू, अब यहां पर क्या है, टू एनी कंपिटेंट, बाकी सूबों में ओब्लीग एडमिनिस्ट्रेटिव जज। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज वहाँ पे होगा कि जहाँ पर सीपीसी की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स वाली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा जो प्रोसीजर है उसको प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और आफ्टर ट्रायल प्रोसीडिंग में डिवाइड कर दिया गया है। पहले जो एक ही जज मार्किंग के बाद मुकदमा सुनता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारा कोई भी जो मुकदमा होगा पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बाद वो जो हमारा मुकदमा है वो जाएगा हमारे आगे फर्दर ट्रायल जज के पास जाएगा। तो अब जिस सूबे में, जैसे कि केपी के, उसके बाद इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हवाले से और फिर पंजाब के हवाले से ये अमेंडमेंट आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव जज की, और जहाँ पर नहीं आई वहाँ पर एनी कंपिटेंट जज। तो ये जो फाइलिंग ब्रांच है ये मुकदमे को फाइल करेगा, रेफ़र करेगा, मार्क, इसको कहते हैं मार्क करना, मार्किंग होगी जनाब। अब ये मार्किंग की जाएगी, किसके पास की जाएगी? उस रेलेवेंट जज के पास मार्किंग की जाएगी।
अच्छा, अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अब वैसे एक्चुअल हम जो पढ़ रहे हैं हम तो फैमिली सूट का ये कर रहे हैं मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सिविल का साथ अंदाज़ा दे देता हूँ, क्योंकि फैमिली सूट में तो स्टे मैटर है नहीं। हाँ, कोई स्टे का कोई अक्सर वकला हज़रात उसको अर्जेंट में लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं, बट जनरली फैमिली में तो स्टे वाला कोई इशू होता नहीं है। स्टे का मामला जो होता है वो आपके सिविल सूट्स के अंदर होता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, मार्किंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये डिपेंड करेगा कि इफ़ स्टे मैटर तो अलग मामला, इफ़ नो स्टे मैटर तो अलग मामला। अगर नो स्टे मैटर है तो नेक्स्ट नॉर्मली जो नेक्स्ट आपका डे होगा उसको आपकी फर्स्ट हेयरिंग होगी, अगर ये स्टे मैटर नहीं है तब। अगर ये स्टे मैटर है तो अब क्या होगा जनाब, अगर ये स्टे मैटर है तो अगर है जी स्टे मैटर, इफ स्टे मैटर, तो स्टे मैटर क्या लगेगा, ऑन द सेम डे ऑफ फाइलिंग। अगर ये स्टे मैटर है तो ये फाइलिंग के सेम डे के ऊपर लगेगा। अब ये लगेगा कैसे, इसका फ़्लो क्या होगा वो आपने जहन में रखना है। मैं यहाँ पर एक जगह पर आपको इसका फ़्लो बना कर देता हूँ ताकि वो आपके जहन में रहे। आप फ़ाइल को ट्रेस कैसे करेंगे, किस मरहले पर आपकी जो फ़ाइल है वो कहाँ से ट्रेस की जाएगी, अगर आप एक जहन में रखें। अब देखें, स्टेप वाइज मैं आपको पूरी फ़ाइल की ट्रेसिंग बताता हूँ कि फ़ाइल की ट्रेसिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले आपने दी किस ब्रांच में, फाइलिंग ब्रांच में। फाइलिंग ब्रांच से ये किधर जाएगी, फाइलिंग ब्रांच से जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। फाइलिंग ब्रांच से कहाँ चली गई जनाब ये हमारी चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कंपिटेंट कोर्ट जिसको मार्क हुआ था, कंपिटेंट कोर्ट टू होम द फाइल, टू होम द केस वाज मार्क्ड। अच्छा, इस अदालत में किधर जाएगी, सबसे पहले हर अदालत में एक अहल मद होता है। तो फाइलिंग ब्रांच से ये मार्क होने के बाद, मार्क होने के बाद जो फाइल जाती है अहलमद के पास जाती है। अहलमद की क्या जिम्मेदारी होती है, ये रिकॉर्ड कीपर है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। हर अदालत का अपना एक होता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है सारी फाइलों का। इसको पता होता है कि कौन सा केस जज साहब के पास लगा हुआ है और कौन सा केस जज साहब के पास नहीं लगा हो। तो फाइल पहले इसके पास आएगी, ये उसको अपने पास दर्ज करेगा कि हाँ जनाब फ़लाँ केस मेरे पास रिसीव हो गया है। उसके बाद ये फ़ाइल जाती है फर्दर आगे रीडर के पास। अब ये रीडर कौन होता है, जो अदालत में जज के साथ बैठा होता है वो उसका रीडर होता है। और फिर ये डेफिनेटली फ़ाइल कहाँ पर जाएगी, फिर ये फ़ाइल हमारी जाएगी जज के पास। अब अगर तो ये स्टे मैटर है तो स्टे मैटर में क्या होगा, स्टे मैटर आपका सेम डे पे मैंने आपको बताया कि वो फिक्स होगा। अब यहाँ पर आपको खुद पता करना पड़ेगा स्टे मैटर की सूरत में कि क्या आपकी फ़ाइल की मार्किंग हुई है या नहीं। अगर मार्किंग हो गई है तो फिर आप चले जाएंगे अहलमद के पास। अहलमद कहेगा जी बिल्कुल फ़ाइल मुझे रिसीव हुई है, मैंने रीडर को दे दी। फिर आप जाएंगे रीडर के पास। अब रीडर से जाकर हमने क्या पूछना है, रीडर से हमने ये पूछना है कि क्या रीडर ने कैफियत दर्ज कर दी है कि नहीं दर्ज कर दी, क्योंकि रीडर का क्या काम है, रीडर उसके ऊपर कैफियत दर्ज करता है। अब ये रीडर कैफियत में क्या दर्ज करता है, रीडर कैफियत में ये करता है कि उसके ऊपर लिखता है कागज़ात की नोयत दावा क्या है, कागज़ात लगे हैं या नहीं लगे। एनेक्सर्स देखता है और नोयत क्या है, नेचर क्या है दावे की, ये काम है रीडर का। और वो उसके ऊपर तहरीर करता है कि जनाब एक दावा अदालत में मसूल हुआ। सबसे पहला जो उसको ठप्पा लगता है ना, पहला ठप्पा वो लगता है दायरगी ब्रांच में कि जनाब फ़लाँ वकील साहब ने एक मुकदमा दायर किया है। फिर उसके बाद जब अहलमद उसको रिसीव करता है वो अपने पास दर्ज करता है। फिर जब रीडर के पास आता है, रीडर उसके ऊपर दावे की नोयत और उसकी कैफियत का जिक्र करता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर ये स्टे मैटर है तो फिर क्या है कि जज साहब के पास पहुंच गई रीडर के बाद, तो जज साहब क्या करेंगे, हमारे जज साहब आर्ग्यूमेंट सुनेंगे यहाँ पे। अब जो स्टे होता है ना, जो फर्स्ट स्टे आपको मिलता है वो हमेशा एड इंटरम स्टे होता है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, जहन में रख लें। एक आपकी होती है टेम्परेरी इंजंक्शन और एक होता है एड इंटरम इंजंक्शन। टेम्परेरी होती है लॉन्गर पीरियड के लिए, वो तो जब दूसरी पार्टी आएगी अदालत उसको सुनेगी तब जाकर देगी।
तो ये जो स्टे होता है इवन विदाउट हेयरिंग द अदर पार्टी, अगर एक बंदा अदालत के सामने ये सेट कर देता है कि जनाब मेरा प्राइमा फेशिया केस है, मुझे इर्रिपेयरेबल लॉस होगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ख़राब हो जाएगा अगर आपने मुझे ये स्टे ऑर्डर ना दिया, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ को वेस्ट कर दिया जाएगा, सेल आउट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अलाइनेट कर दिया जाएगा, तो हुजूर लिहाजा आप ये मुझे स्टे दें ताकि इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र उसको रोका जा सके। किसी भी मकसद के लिए जो आप स्टे लेना चाहते हैं तो आप अदालत से एट इंटरिम इंजंक्शन, तो आप उसके लिए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे ऑन द सेम डे, और जब आप सेम डे पर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसके हवाले से जज एक आर्डर पास करेगा कि आपको स्टे ग्रांट होना है या नहीं। ये उसी दिन की सारी कार्रवाई है। तो फिर क्या करेगा जज, जो आर्डर पास करेगा, जज विल पास आर्डर। ये आर्डर सेम डे पर भी हो सकता है और वेरी नेक्स्ट डे का किसी और दिन का भी ये जो ऑर्डर है ये हो सकता है। लाजमी नहीं है कि ये सेम डे का ऑर्डर हो, ये नेक्स्ट डे का ऑर्डर भी हो सकता है। तो जज क्या करेगा, स्टे ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद साथ ही आपको एक फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग दे देगा कि जनाब पहली पेशी फलां तारीख को है। तो ये दर हकीकत जो था ये तो आपका स्टे मैटर डिस्कस हुआ ना। एक्चुअल जो रूटीन में पहली पेशी है वो इस स्टे ऑर्डर के बाद आएगी। अब वो जो स्टे ऑर्डर के बाद आपकी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग आएगा उसके ऊपर अभी हम चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ कि आपने क्या किया था, पहला स्टेप क्या किया था यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला स्टेप था कि जनाब सीनियर सिविल जज या हमारा कौन था, डिस्ट्रिक्ट जज, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोविंस, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जज था। तो उसकी हमने किधर गए, फाइलिंग ब्रांच में गए हमारे कोर्ट के, आप इसको सीनियर सिविल जज ही लिख लें क्योंकि उसके पास ही हम जाते हैं। और फाइलिंग ब्रांच में हम गए थे, फाइलिंग ब्रांच हमने उसकी जाके मार्किंग जज ही करता है, फाइलिंग ब्रांच उसको सारा चेक करने के बाद जज के पास देता है, जज उसको क्या करता है, रेलेवेंट कोर्ट में मार्क कर देता है। अच्छा जब अब हम ये सारे मामले करके पहुँच गए फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग। अब हमारा आ गया फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग। यहाँ पर आप याद रख लें कि अगर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पर प्लेंटिफ खुद नहीं जाएगा तो अदालत सूट को डिसमिस ऑन डिफ़ॉल्ट कर देगी, सूट खारिज कर देगी। अगर इस स्टेज पर सूट खारिज किया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर 9/4 की दरख्वास्त आप लगाएंगे। 9/4 का मतलब क्या होता है, आर्डर 9। अब फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग क्या है, इसमें पहली सूरत ये है कि प्लेंटिफ, डिफेंडर तो भी आए नहीं, भी तो समन गया ही नहीं ना, तो क्या है कि प्लेंटिफ हिमसेल्फ एब्सेंट। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ऐड करूँ पहले, और यहाँ पर क्या है जी, अगर प्लेंटिफ प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, प्लेंटिफ प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा। यहाँ पर ये होगा कि जब उस स्टे ऑर्डर का वो ऑर्डर करेगा जनाब फ़लाँ तारीख तक आपका स्टे ऑर्डर है, तो 3 दिन का आपको टाइम देगा तलबाना जमा करवाने का कि आप जनाब तलबाना जमा करें। अब मैंने आपको एक थोड़ा सा काम बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमने अपनी फ़ाइल को खूबसूरत बनाना। खूबसूरत कैसे बनाना कि एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट हमने उसके साथ क्या करना है, हमने उसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड कर देना जनाब तलबाना शलबाना और समंतन की तलब ऐड कर देना। अगर वहाँ पर ऐड नहीं किया था तो जब कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर पास करेगा उस दिन, ऑर्डर स्टे ऑर्डर बाद में पास करेगा बट तलबाने का ऑर्डर उसी वक्त पास कर देगा जनाब समन जारी करवाएं आप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तलबाना फार्म होता है जो मैंने आपके साथ कल लेक्चर शेयर किया था तलबाने वाला। तो तलबाना फार्म होता है, उसको भरने का तरीका मैंने आपको कल बता दिया था। वो फिल करके हम अदालत में देते हैं कि जनाब ये तलबाना है, फ़लाँ शख्स को हमने तलब करना। उसके बदले में अदालत एक समन बनाती है और समन बनाकर हर अदालत में तामीली ब्रांच होती है। कहीं ना कहीं आपको सीढ़ियों के नीचे तामीली बैठे हुए नज़र आ जाएंगे, तो वो तामीलियों के पास फिर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जी आपका डिफेंडेंट आए ही आए तो आपने कोशिश करके तामीली के साथ हो जाना। आपने उसे कहना कि जब तुम निकलोगे तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें एग्जैक्ट उस बंदे का एड्रेस बताऊँगा, समझाऊँगा और जाकर उसके ऊपर, ताकि आप उसके साथ होंगे तो वो समन आपका पक्का उस दिन सर्व हो जाएगा और अगली पेशी पर वो जो डिफेंडेंट है वो अदालत में पेश हो जाएगा। यहाँ पर एक और आपने कोशिश करनी, जो आपको स्टे मिला है तो स्टे मिलने के बाद फ़ौरन आपने क्या करना है, अगर कोई वो काम कर रहे हैं उनको रोकने तो थाने में उसकी कापी जमा करवानी है, या आप तहसीलदार के ऑफिस में जाकर, जहाँ पर रजिस्ट्रार बैठता है वहाँ पर जाकर आप उसका जो आगे फर्दर ट्रांसफ़र है उसको उसी वक्त आपने स्टे करवाना कि जनाब ये बंदा इस ज़मीन को आगे ट्रांसफ़र ना कर ले। अगर वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है तो आपने ये स्टेप फ़ौरन लेने होते हैं, अगर नहीं लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जनाब, तो अब क्या है कि यहाँ पर समन जा चुका है, तलबाना जा चुका है, अब आ गई है फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग आ गया। फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग के ऊपर क्या हुआ, फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग के ऊपर ये होगा कि अगर प्लेंटिफ खुद नहीं है तो अदालत सूट डिसमिस कर देगी, और अगर प्लेंटिफ नहीं है और डिफेंडेंट आ चुका है तो अदालत डिफेंडेंट से पूछेगी हाँ भाई साहब मुकदमा चलाना है या डिसमिस करें, तो उसके मुताबिक। लेकिन वैसे पहली पेशियों पे ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। पहली पेशी के बाद मौका, फिर हतमी मौका, फिर हतमी मौका, फिर कतई हकमी मौका होता है जनाब। इतने मौक़ों के बाद जाके
कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसे उससे होता है, वैसे हमारा सिस्टम वो कीचड़ में जाके फंस जाता है सिविल कोर्ट्स का और उसमें से निकलता नहीं। अल्लाह करे कभी ये सिस्टम इस कीचड़ से निकले और हमारे लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। तो खैर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग डिपेंड करती है कि प्लेंटिफ आया या नहीं आया। अगर प्लेंटिफ एब्सेंट है तो डिसमिस ऑन डिफ़ॉल्ट, डिसमिस ऑन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर सुन लीजिएगा डिटेल्ड में, जो लेक्चर है मैं कल ऐसा करूँगा, कल अगर ईद ना हुई तो, अगर ईद हुई तो फिर आपकी किसमें। इसके बाद अगला स्टेप है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़। तो मैं एक उसका सब्जेक्टिव लेक्चर है, मैं कल आपके साथ वो शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें। और ईद के बाद इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो फाइलिंग का प्रोसीजर और वो तमाम चीज़ें हम आपको कॉपी जो है ना उसको एक्सटेंड करेंगे कि किस तरह जाके किस जगह पे कैसे करके आप कोई भी जो दावा है उसको फाइल करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या हो गया, अगर प्लेंटिफ प्रेजेंट है और डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट डिफेंडेंट को मौका देगा, और डिफेंडेंट को मौका देने के बाद अगर डिफेंडेंट फिर भी नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि अगर यहाँ पर प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट आता है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। खैर यहाँ पर अगर आ जाता है डिफेंडेंट तो फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट वाला मामला हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप था फर्स्ट डे की हेयरिंग तक पहुँचने का, जिसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं कि जब हमारी फ़ाइल कंप्लीट होगी तो हम फाइलिंग ब्रांच में चले गए। फाइलिंग ब्रांच में क्या हुआ जनाब, फाइलिंग ब्रांच सीनियर सिविल जज है या डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी फाइलिंग ब्रांच में जब जाते हैं तो जो वो आपका वो फाइलिंग ब्रांच के जो सुपरिटेंडेंट वगैरह बैठा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद वो जज को देता है, जज उसको मार्क कर देता है। तो मार्किंग बाय सीनियर। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान में रख लें, अगर सिविल कोर्ट में छुट्टियां वगैरह हो तो बाज़ औक़ात यहाँ पर जो हमारा जज बैठा होता है वो जज क्या करता है, वो जज इसको खुद ही सुन लेता है अगर छुट्टी का मामला, अदरवाइज़ वो मार्क कर देता है रेलेवेंट जज की तरफ। तो अगर पंजाब है, केपी के है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तरफ, अगर नहीं है तो कॉम्पिटेंट जज की तरफ चला जाएगी। सारा काम जो कर रहा है अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव जज कर रहा है, फ्रेमिंग ऑफ इशू तक एडमिनिस्ट्रेटिव जज चलेगा, फिर वो ट्रायल जज को जाके मुकदमा फॉरवर्ड करेगा। अगर स्टे मैटर है तो सेम डे को फिक्स होगा, अगर स्टे मैटर नहीं है तो नेक्स्ट डे को फिक्स होगा। तो अगर स्टे मैटर है तो सेम डे को फिक्स हुआ, उस दिन रीडर क्या करेगा, उसकी कैफियत करेगा। और अगर वो स्टे मैटर नहीं था तो जब नेक्स्ट डे को फिक्स होता है तो नॉर्मली रीडर ही क्या देता है कि ठीक है जी वो आप समन जारी करवा के ले आए, या जज के सामने उसको पेश भी करवा दिया जाता। तो आपका जो स्टे मैटर था ऑन द सेम डे उसकी फाइलिंग उस हो जाती है, सेम डे वो फिक्स हो जाता है और फिर रीडर के पास जाता कैसे है, फाइलिंग ब्रांच से अहलमद हर अदालत का अपना होता है। आप अदालत के साथ एक कमरा देखेंगे जहाँ पर फाइलें होती हैं, तो वहाँ पर उन फाइलों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो कि कौन सी फ़ाइल आई और कौन सी फ़ाइल वापस चली गई। वो फाइल फिर चली जाएगी रीडर के पास, रीडर उसके ऊपर कैफियत दर्ज करेगा और फिर दे देगा जज को। जज के सामने जाकर आपने अगर स्टे मैटर तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना है और आपने वो 3 बातें बतानी, प्रीमा फेसी केस है जनाब, और जनाब इसमें नुकसान हो जाएगा और नाकाबिल तरफ इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस जनाब, उसको आप आर्ग्यूमेंट में ये सारी चीज़ें और उसको पॉइंट बताएंगे किस पॉइंट पर आपको स्टे चाहिए, इशू आखिर क्या है। और उसके बाद अगर कोर्ट ज़रूरी समझेगा तो वो आपको एड इंटरम स्टे अप टू नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वो देगा, फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग तक। तो अगर वहाँ तक डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर आपको स्टे एक्सटेंड करवाना पड़ता है। जब तक डिफेंडेंट नहीं आ जाता आप हर पेशी पर स्टे एक्सटेंड करवाते हैं। तो जज क्या करेगा, इसका स्टे का ऑर्डर पास करेगा, स्टे ग्रांट भी कर सकता है और स्टे ग्रांट नहीं भी कर सकता। अगर जज आपको स्टे ग्रांट नहीं करता तो इसके खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जी मुझे जज साहब ने स्टे ग्रांट नहीं किया। तो जहन में रख लें कि अगर 39(1)(2) उसके ऊपर जज स्टे ग्रांट ना करे तो आप अपील में चले जाएंगे। अगर स्टे ग्रांट हो जाए और उसके बाद डिफेंडेंट आया तो वो उसी सेम अदालत में 39(4) की दरख्वास्त देकर कोर्ट को कह सकता है कि जनाब आप अपनी जो है ना स्टे को क्या करें, सेट असाइड कर लें। तो कोई भी अदालत अपने ही दिए हुए स्टे को वेरी कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है सेम ऑर्डर के तहत। तो ये हमारा प्रोसीजर था। इसके बाद क्या होगा जनाब, आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दी जाएगी और साथ ही कहा जाएगा कि जनाब आप तलबाना जमा करवाएं। अगर आप तलबाना जमा नहीं करवाते, तलबाना होता क्या है मैंने आपको पूरा प्रोसीजर उसका बताया हुआ लेक्चर के अंदर, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आप तलबाना जमा नहीं करवाते तो सूट डिसमिस ऑन डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर हो सकता है। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।